नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा हमारे इस डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, उन लोगों को पता है ना क्या करना है, अच्छे से पता होगा क्या करना है। जो अपनी रेगुलर क्लास लेते हैं उन लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट हमारी, जो भी लोग आ गए हैं उनसे, कि जिन लोगों को पता है उनसे तो उन्होंने तो कर ही दिया होगा ऑब्वियसली, बट जिन्होंने नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में अगला जो अपने 18/3/2023 से 24/3/2023 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में। तो अपना ये जो सीरीज है करंट अफेयर की, CHSL के एग्जाम हुए हैं हाल ही में, आप क्वेश्चंस को मैच कीजिए। DRDO के पेपर हुए हैं हाल ही में, आप क्वेश्चंस को मैच कीजिए। या जितने भी जो एग्जाम्स हुए हैं आप अपनी पिछली क्लासेस देखिए और पिछली क्लासेस को देखने के बाद में जो क्वेश्चंस है ना अपने, उन क्वेश्चंस को मैच कीजिए। एक बार मैच कीजिए बस। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि अपनी क्लास से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, मेरे को खुद को बताने की जरूरत नहीं है। बस इसी के साथ में मैं आप लोगों से एक बस वो रिक्वेस्ट दोबारा से, और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू देते रहना है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में देना है। सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, डजंट मैटर, बट आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट द वर्ल्ड्स टॉप एयरपोर्ट्स रिलीज बाय स्काईट्रैक्स? म्यूनिख एयरपोर्ट, ज्यूरिख एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ठीक है, तो देखिए बेटा, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स के साथ साथ पैरेलली चलेंगे। तो देखिए स्काईट्रैक्स जो है, स्काईट्रैक्स ने जो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वो क्या है? सिंगापुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चांगी एयरपोर्ट है। अच्छा, सिंगापुर से आप एक और चीज याद रखिएगा, सिंगापुर विश्व के उन चुनिंदा देशों में से है जिसका देश और राजधानी बिल्कुल वही चीज है जो उसमें बताई गई है। तो देश और राजधानी सेम है, सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर, और उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काईट्रैक्स ने वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं डिटेल्स की तरफ। तो देखिए, ये आप चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो भी देख सकते हो। ऐसा लगता है जैसे किसी जन्नत में आ गए हो, है ना? बिल्कुल ऐसी फील आ रही है, आती है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईट्रैक्स, देखिए कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की कंपनी है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काईट्रैक्स ने हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी की है। 2023 की इस लिस्ट में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। 2023 में 2023 में पहले स्थान पर कौन सा रहा? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे पहले साल 2020 में भी टॉप पर कौन सा रहा था? साल 2020 में भी टॉप पर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही रहा था। बीच में 2 साल नहीं रहा। ये क्यों नहीं रहा तो बताएंगे अभी भी। चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। टोटल 12वीं बार बना है, अब इस बार 12वीं बार बना। इससे पहले 2020 में बना था। दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2021 और 2022 का बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, वो इस साल कौन से नंबर पर है? इस साल दूसरे नंबर पर है। यानी कि जो दोहा है, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। अच्छा, कतर जो है, कतर में क्या आयोजित हुआ था इस बार? ये भी याद रखिएगा। दोहा किसकी राजधानी है? दोहा है भैया कतर की राजधानी। और कतर में क्या आयोजित हुआ था? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था सर। फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप की विजेता कौन बनी थी? फीफा वर्ल्ड कप की विजेता अर्जेंटीना की टीम बनी थी। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान थे। ठीक है, ये दोहा। और दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब क्या बन गया है? दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2021-22 में टॉप पर था, लेकिन 2023 में कौन से नंबर पर आ गया है? दूसरे स्थान पर आ गया है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। साउथ इंडिया जो है अपना, साउथ इंडिया पैसिफिक, उसमें बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा घोषित किया गया है? साउथ इंडिया पैसिफिक में जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे, सॉरी मैं साउथ इंडिया बोल गया गलती से, साउथ इंडिया नहीं बेटा, साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें सबसे बेस्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट, कहां पर? सिंगापुर में। दूसरे नंबर पर कौन सा? दूसरे नंबर पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहां पर है? दोहा, जो कि कतर की राजधानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना नया सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? के कृतिवासन, राजेश गोपीनाथन, नटराज चंद्रशेखरन और आदर पूनावाला। बताइए बताइए किसे नियुक्त किया है? टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अपना जो नया सीईओ और एमडी है वो नियुक्त किया है? के कृतिवासन, राजेश गोपीनाथन, नटराजन चंद्रशेखरन या आदर पूनावाला? चलिए आपको बता देते हैं अब हम। जो आदर पूनावाला है, आदर पूनावाला तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? एमडी हैं आदर पूनावाला। ठीक है, और नटराजन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप के पूर्व एमडी हैं कौन? नटराजन चंद्रशेखरन। राजेश गोपीनाथन टीसीएस के पूर्व एमडी हैं भैया, जिस पद पर अब नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है बच्चा? एक ही, कौन? के कृतिवासन। के कृतिवासन जो है उनको हाल ही में टीसीएस जो कंपनी है, टीसीएस कंपनी पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और उसके हाल ही में एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? के कृतिवासन बन गए हैं। अब डिटेल्स जानते हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने के कृतिवासन को कंपनी का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। अच्छा, सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? देखिए, सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की फुल फॉर्म होती है, और सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, टीसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया था, अभी बताया था मैंने आपको। इससे पहले वह टीसीएस के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष और ग्लोबल हेड थे। कौन कौन भैया? के कृतिवासन। के कृतिवासन वर्किंग टीसीएस में ही कर रहे थे, और इससे पहले टीसीएस के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उस बिजनेस ग्रुप के ग्लोबल हेड थे, पूरे वर्ल्ड के जो हेड थे वो थे के कृतिवासन। के कृतिवासन मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। मैकेनिकल इंजीनियर हैं भैया के कृतिवासन। कहां से? मद्रास यूनिवर्सिटी से। वह आईआईटी कानपुर में इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। आईआईटी कानपुर से क्या है भैया? एमटेक है, और मद्रास यूनिवर्सिटी से क्या है? बीटेक है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक आईटी मल्टीनेशनल कंपनी है जो टाटा ग्रुप का हिस्सा है। ये तो सबको पता होगा भैया, टाटा का नाम आते ही पता चल गया होगा, टाटा ग्रुप का हिस्सा है भैया टीसीएस। ये के कृतिवासन की फोटो देख सकते हैं आप, और ये टीसीएस का लोगो देख सकते हैं, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और गारंटी से बता रहा हूं मैं, आप लोगों के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में आज के टाइम पर, मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स, उन ऑनलाइन एग्जाम्स को जो कंडक्ट कराती है वो टीसीएस ही कराती है। एसएससी के तो सभी एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है भैया? एसएससी के तो सारे के सारे एग्जाम जो है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। इसके अलावा हाल ही में जो एनटीपीसी वगैरह के पेपर हुए थे वो ऑनलाइन एग्जाम भी टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट कराए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? Which Indian American has been appointed as the Assistant Secretary of US Air Force? यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का जो जॉइंट सेक्रेटरी है या असिस्टेंट सेक्रेटरी है वो किसको नियुक्त किया गया है? रवि चौधरी, नील मोहन,
विवेक रामास्वामी या अरुण सुब्रमण्यम? बताइए। रवि चौधरी, नील मोहन, विवेक रामास्वामी या अरुण सुब्रमण्यम? बताइए भैया, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। आंसर आना चाहिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कोई नहीं बता पा रहा है। स्ट्रेंज। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किस भारतीय अमेरिका को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया बेटा हाल ही में किसको? रवि चौधरी को। हाल ही में रवि चौधरी को टीसीएस बोल दिया गलती से, पिछले क्वेश्चन का इंपैक्ट हो रहा है। तो रवि चौधरी जो है, रवि चौधरी को हाल ही में जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात करें किसकी? नील मोहन की। तो मैंने बताया था हाल ही में नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए थे। कौन? नील मोहन। यूट्यूब जो है वो गूगल की कंपनी है और अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, खुद गूगल के सीईओ कौन है? खुद गूगल के सीईओ कौन है? तो खुद गूगल के सीईओ है बेटा सुंदर पिचई। ये भी भारत के ही हैं। कहां कहां पढ़ोगे, कितने भारतीयों के नाम पढ़ोगे हैं? हर जगह पे आजकल भारतीय छाए हुए हैं। चलिए, यहाँ पर क्लास में भी भारतीय छाए हुए हैं, देखने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो याद रखिएगा बेटा, नील मोहन हाल ही में यूट्यूब के सीईओ बने थे, और कौन से अमेरिकन इंडियन है जिनको बनाया गया है? वो रवि चौधरी हैं। डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए भैया, अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी को अहम जिम्मेदारी देते हुए यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं, या पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिकी एयरफोर्स में सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे हैं। ठीक है, इसके बाद में वर्तमान में रवि एक अमेरिकी उड़ान परीक्षण पायलट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब उड़ान भरती है, उड़ान भरने से पहले जो टेक्निकल चीजें होती हैं चेकिंग की प्लेन में, उस प्लेन के इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं अभी। रवि एयरफोर्स में ऊर्जा इंस्टॉलेशन और एनवायरमेंट संबंधी मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? ऊर्जा का मतलब एनर्जी से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीजें जो इंस्टॉल की जाती हैं प्लेन में, और एनवायरमेंट, साथ में पर्यावरण की भी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। अच्छा, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस गया था, बताइए भैया कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है? चलिए, हाल ही में नहीं गया, पर जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। रवि चौधरी 2 दशकों से अधिक समय तक एक सक्रिय वायुसेना पायलट के रूप में कार्य कर चुके हैं अमेरिकन एयरफोर्स में, और वह 1993 से 2015 के बीच अमेरिकी वायुसेना पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, ये रवि चौधरी आप देख सकते हो। और ये कौन है भैया? ये हैं भैया गोरे अंकल। कौन से वाले गोरे अंकल? ये हैं हमारे पूरे विश्व के ठेकेदार गोरे अंकल। ठेकेदार गोरे अंकल का मतलब अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम है भैया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन है, और ये इधर रवि चौधरी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखिएगा कौन बने भैया अमेरिकी, और अगर ये पूछ ले कि पहले भी कौन बने हैं, तो पहले भी रवि चौधरी ही बने हैं। ठीक है, अमेरिकन एयरफोर्स में सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर बैठने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो पहले भारतीय मूल के व्यक्ति रवि चौधरी ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ठीक है, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर्स इन विच सिक्योरिटी फोर्स? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी। बताइए भैया, जो अग्निवीर होंगे, अग्निवीरों को 10% आरक्षण किस फोर्स में मिलेगा? अभी लेटेस्ट में घोषणा हुई है। ठीक है, ऐसे तो बहुत जगह पर है, बहुत सारे स्टेट्स की पुलिस ने भी घोषणा कर रखी है अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर के देखिए कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हम देखिए ना तो इसको पूरी तरीके से अच्छा बताएंगे, ना पूरी तरीके से खराब बताएंगे। ठीक है, अग्निवीर स्कीम जो है, एक तरीके से देखा जाए तो पर्सनली लेवल पर मैं कहूंगा युवाओं के साथ मजाक ही हुआ है।
युवाओं के साथ सिर्फ मजाक है अग्निवीर स्कीम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को, अब पता नहीं भैया सरकार की क्या सोच है इसमें, पर मैं मेरे पर्सनल लेवल पर कहता हूँ, पर्सनल लेवल पर गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, युवाओं के साथ में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ठीक है, तो चलिए, अग्निवीर स्कीम के बारे में तो पता ही होगा आप सब लोगों को। अग्निवीर स्कीम क्या है भैया? अग्निवीर स्कीम वो स्कीम है भैया जिसमें गवर्नमेंट ने जो सेना है, सेना में जो 15 साल की नौकरी होती थी उसको घटाकर केवल 4 साल के लिए कर दिया है। कोई भी व्यक्ति, मतलब 75% जो सैनिक होंगे वो सिर्फ 4 साल तक सेना में काम कर सकेंगे, 25% ही आगे जाएंगे। तो ये हाल ही में अभी घोषणा किसने की है? CISF। CISF का पूरा नाम, CISF का पूरा नाम है सर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का पूरा नाम है। ठीक है, अब जानते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ठीक है, हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं, इंग्लिश में CISF बोलते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और उन्हें शारीरिक दक्षता की परीक्षा से भी छूट मिलेगी। देखिए 10% आरक्षण तो होगा ही, प्लस इसमें एज रिलैक्सेशन भी होगा थोड़ा बहुत, मतलब जितनी ड्यूटी वो करके आए हैं उतनी ड्यूटी के साल उनके क्या होंगे भैया, उतनी ड्यूटी के साल उनके माफ होंगे। ठीक है, CISF में उनकी ड्यूटी एक्स्ट्रा, उनके जो एज होगी वो एक्स्ट्रा करके काउंट की जाएगी। और दूसरी चीज, उनको फिजिकल जो होगा ना, उनका फिजिकल में भी उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये अच्छी चीज है एक तरीके से। यह घोषणा मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए समान 10% आरक्षण की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आई है। देखिए अभी थोड़े समय पहले अनाउंसमेंट किया था किसने? BSF ने। अब कई बच्चे कंफ्यूजन में आंसर दे रहे थे भैया BSF ने थोड़े दिनों पहले किया था, लेकिन हाल ही की बात कर रहा हूं मैं। सबसे लेटेस्ट में किसने की है? सबसे लेटेस्ट में CISF ने की है सर। तो इसका राइट आंसर क्या है? CISF। लेकिन BSF ने की थी, BSF ने कब की थी? BSF ने जनवरी में की थी, जिसमें कितनी की थी? इन्होंने भी 10% की है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है, ये आप सबको पता ही होगा भैया। सशस्त्र बल जो है, भारत की तीनों फोर्सेस जो हैं, उसमें अग्निपथ स्कीम शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य इस 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के लिए अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भर्ती करना है। स्मॉल टेन्योर का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, और उसके तहत भर्ती की जाएंगी। आयु सीमा कितनी है भैया? 17.5 प्लस होना चाहिए और 21 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, केवल इन्हीं को लिया जाएगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, तो अभी 10% आरक्षण किस किसने दिया है? 10% आरक्षण एक तो दिया है किसने? BSF ने, और हाल ही में किसने दिया है? CISF ने दिया है। इससे पहले SSB हो गया, या फिर जितने भी अदर फोर्सेस हैं, CRPF है, उन सब में भी जो अग्निवीर हैं उनको आरक्षण देने की घोषणा हुई है। और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग हर स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अग्निवीर हैं, अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा ऑलरेडी कर रखी है। CISF के बारे में जान लीजिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। कब हुई थी स्थापना? 10 मार्च 1969 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट ने स्थापना की थी, 10 मार्च 1969 को की थी। इसके जो कार्यकारी हैं वो कौन है? श्री शीलवर्धन सिंह हैं, IPS अधिकारी हैं, और वर्तमान में CISF के क्या है भैया? महानिदेशक हैं। ये आप देख सकते हैं, शीलवर्धन सिंह, ये जो CISF के महानिदेशक हैं ये हैं, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? CISF का दिल्ली में। अब आप बोलोगे सर CISF वालों की ड्यूटी कहां पर होती है? तो याद रखिएगा बेटा, जितने भी आप जो देखते हैं ना, ये भी जितने भी गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां वगैरह देखते हैं, या गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह हो गया, इन जगहों पर जो जवान बैठे रहते हैं, इन जवानों के बैठे नहीं रहते ऑब्वियसली, मतलब जो जवान तैनात रहते हैं, उन जवानों की जो ड्यूटी होती है, वो जवान जो होते हैं वो CISF के जवान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट से।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? दुख की बात है, आतंकवाद है भारत में, पर फिर भी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? फटाफट से बताइए। चले भैया हम ये बता देते हैं, जो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स है, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है ना बेटा, वो कितनी है? 13। भारत 13वें स्थान पर रखा गया है विश्व आतंकवाद सूचकांक में। अब भैया पता नहीं किन घटनाओं के आधार पर रखा गया है। हालांकि भारत में आतंकवादी गतिविधियों में बहुत कमी आई है, बहुत हद तक कमी आई है, ये बात हम कह सकते हैं। बट फिर भी पता नहीं भैया, अब जो मानने वाले हैं उनके जो डेटा हैं वो अलग अलग होंगे। अब ठीक है भैया, इसके बाद में अब डिटेल जानते हैं। तो देखिए, विश्व वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हमलों और मौतों की कमी के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा बना हुआ है? विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश भारत का ही पड़ोसी कौन सा, जो भारत का एक बहुत अच्छा सहयोगी भी है। देखिए, इस बात को मानने में कोई इनकार नहीं है कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के लोग भारतीयों से, हम भारतीयों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भारत के लोग भी अफगानियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन एक कड़वी हकीकत यह भी है कि भैया अफगानिस्तान जो है, उसमें जो आतंकवाद है वो आज भी पैर पसारे बैठा हुआ है। आतंकवाद आज भी और बहुत हद तक बैठा हुआ है, काफी हद तक। मतलब बोलते हैं ना, जो बीमारी है वो बिल्कुल बिल्कुल पूरे शरीर में फैल चुकी है। वही हुआ है भैया किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की जो सरकार है, अफगानिस्तान की सरकार ही एक तरीके से वर्ल्ड उसको टेररिस्ट मानता है। ठीक है, तो उसकी तो छोड़ ही दीजिए। अफगानिस्तान में हालांकि इस बार टेररिज्म से होने वाली मौतों में बहुत कमी आई है, बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन फिर भी कमी के बावजूद भी अफगानिस्तान नंबर 1 पर बना हुआ है टेररिज्म में। 2022 में अफगानिस्तान में 633 मौतें दर्ज की गई थी, जो 2022 में आतंकवाद से संबंधित मौतों में 866 कम है। यानी कि 2021 में कितनी मौतें हुई थी भैया अफगानिस्तान में टेररिज्म से? 633 प्लस 866, लगभग 1500 लोग मारे गए थे। लगभग 1500 लोग मारे गए थे अफगानिस्तान में, 1499 लोग। कब? 2021 में। जो 2022 में कितने रह गए? 2022 में 633 रह गए। लेकिन ये 633 भी आप सोचिए भैया, एक कहावत है भैया हिंदी में बहुत प्रसिद्ध, जाके पाम न फटे बुआई का जाने पीर पराई। मतलब जो व्यक्ति खेतों में काम करता है ना, आप देखना उसके पैर जो है ना वो फटने लग जाते हैं और उनमें पीड़ा बहुत होती है। तो बस इसी के लिए कहा है भैया, जाके पाम न फटे बुआई का जाने पीर पराई। जो लोग टेररिज्म में जाने गंवाई हैं, जिन लोगों ने, हम लोगों के लिए सिर्फ ये एक नंबर है, लेकिन जिन लोगों ने इन टेररिज्म अटैक्स में जान गंवाई है उनके लिए पूरी जिंदगी है। ठीक है, टेररिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड से खत्म होना चाहिए। इस बात के लिए प्रयासरत हर देश की सेना को रहना चाहिए। हर देश की सेना को नहीं, सरकार को भी, सेना को भी, दोनों को रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में वहीं साल 2021 के मुकाबले 58% सुधार हुआ है। 58% ज्यादा ठीक हुआ है भैया 2021 के मुकाबले अफगानिस्तान में। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान नंबर 1 पर है। अफगानिस्तान में तालिबान साल 2021 से अगस्त 2021 से कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान पर भी अब 15 अगस्त 2021 को ही कब्जा हुआ था। किसका? तालिबान का, दोबारा से। एक्चुअली अमेरिका की जो फोर्सेस थी, अमेरिका की फोर्सेस जो हैं वो अब तक अफगानिस्तान में थी। तो अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक शासन चलता था। किसका? अफगानिस्तान में जो थे वो अशरफ गनी थे। अशरफ गनी राष्ट्रपति थे, कहाँ के? अफगानिस्तान के। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अमेरिका
अपनी एयरफोर्स को अफगानिस्तान से क्या कर रहा है, मतलब अमेरिका की जितनी भी फोर्सेस हैं, अमेरिका की सभी फोर्सेस को अमेरिका वापस बुला रहा है। तो अफगानिस्तान से अमेरिका की जैसे ये घोषणा हुई, वैसे ही भाई साहब तालिबान दोबारा से एक्टिव हो गया और तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना को खदेड़ कर पटक दिया। अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और आज तक नहीं पता अशरफ गनी कहां पर छुपे हुए हैं, किस देश में छुपे हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तालिबान वालों को पता चल जाए ना, वो अशरफ गनी की गर्दन काट के ले आए, इतने चढ़ते हैं तालिबान वाले अशरफ गनी से। इस वजह से भी मौत के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। क्यों दर्ज की गई है? क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है ना, खुद तालिबान का ही शासन आ गया है। तो तालिबान का जो शासन आया है, इससे भी मौतों में कमी आई है, क्योंकि तालिबान अब अधिकांश मामलों में एक नेता के तौर पर काम करता है। पहले आतंकवादियों के तौर पर काम करता था, अब लीडर के तौर पर काम करता है तालिबान। वहीं रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से किए गए किसी भी तरीके के कामों को जीटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब अगर तालिबान कोई ऐसा इंसिडेंट कर भी देता है ना, तो भी जीटीआई ने क्या किया है भैया, उसको इग्नोर किया है। उस जीटीआई ने नहीं माना है कि ये तालिबान की टेररिज्म एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जीटीआई की रिपोर्ट को टेररिज्म ट्रैकर और अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग करके थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, बहुत जाना माना है भैया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है। टेररिज्म ट्रैकर 1 जनवरी 2007 से आतंकवादी हमलों की घटनाओं को रिकॉर्ड प्रदान करता आया है, यानी कि 1 जनवरी 2007 से लेकर अब तक किस किस देश में, किस किस शहर में, किस किस जगह पर कौन सा टेररिज्म अटैक हुआ, आपको इस सब का डेटा किसके पास मिल जाएगा? आपको इस सब का डेटा बेटा, इन सब का डेटा टेररिज्म ट्रैकर जो है एक उसके पास में मिल जाएगा। इसके बाद में डेटा सेट में वर्ष 2007 से 2022 की अवधि के लगभग 66,000 आतंकवादी घटनाएं शामिल हैं। सोचिए पूरे वर्ल्ड में कितनी घटनाएं हुई हैं, 66,000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं 2007 से लेकर 2022 तक। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की कमी आई है। 2023 में जो मौतें हुई हैं भैया वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से, उसमें 9% की कमी आई है। यह संख्या घटकर 6,701 मौतों पर पहुंच गई है। मैं बोलते टाइम भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट फिर भी बिट्टा बोलना पड़ेगा। इतनी डेथ हुई थी भैया, 6,701 जो डेथ हैं वो हुई थी 2023 में टेररिज्म से, जो वर्ष 2015 में अपने चरम से 38% कम है। पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म चरम पर, यानी कि टॉप पर कब था? पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म जो टॉप पर था ना, वो कब था? 2015 में टॉप पर माना गया है। 2007 के बाद से की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले भी था टेररिज्म, लेकिन पूरे वर्ल्ड में टॉप पर कब माना गया है? पूरे वर्ल्ड में टॉप पर माना गया था 2015 में। उससे अभी के टाइम पर 38% कम है पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर रहा, जहां 643 मौतें आतंकवाद के कारण हुई। देखिए, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौतों के डेटा में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2022 में जो डेथ हुई है वो 643 मौत हुई हैं। ठीक है, 643 मौतें पाकिस्तान में भी हुई हैं। दक्षिण एशिया सबसे खराब औसत जीटीआई स्कोर वाला क्षेत्र बना हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा। बहुत मशहूर शायर थे भारत के राहत इंदौरी साहब, उनकी एक बहुत फेमस कविता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। उसमें एक लाइन आती है उनकी बहुत फेमस, क्या? लगेगी आग अगर यहां तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग अगर यहां तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ठीक है, तो जब ये लाइन लिखी थी ना राहत इंदौरी ने, तो बिल्कुल सही लिखी थी भैया। जिस देश को भारत आतंकवाद के लिए मानता है और जो करता भी है भारत में आतंकवाद, वो देश सोचिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौतों के मामलों में दूसरे नंबर पर है, आतंकवादी गतिविधियों में ही। ठीक है, देखिए मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है, रैंकिंग में दूसरे नंबर पर नहीं है। इसकी रैंकिंग भी बताएंगे आपको। लेकिन जो साउथ एशिया है ना, साउथ एशिया, वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे खराब एवरेज है भैया साउथ एशिया का। साउथ एशिया के जितने भी देश हैं भैया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में वर्ष 2022 में आतंकवादी घटनाओं में 1354 लोगों की मौत दर्ज की गई है। केवल और केवल 6,701 में से 1354 केवल और केवल कहां हुए हैं? साउथ एशिया में मौत हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए भैया, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में देशों की रैंकिंग क्या है और स्कोर क्या था। अफगानिस्तान पहले नंबर पर है, ठीक है। बुकीरा फासो, ये भी कहां पर पड़ता है भैया, ये अफ्रीकी देश है, बुकीरा फासो अफ्रीकी देश है, और ये दूसरे नंबर पर रहा है। तीसरे नंबर पर सोमालिया, चौथे नंबर पर माली, पांचवें नंबर पर सीरिया, पांचवें नंबर पर सीरिया। सीरिया में आपको पता होगा कौन सा संगठन है भैया सीरिया में, आइसिस। आइसिस जो है वो इसका पूरा नाम ही क्या है, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया। इसके बाद छठवें नंबर पर है, देखिए मौतों के मामले में सबसे ज्यादा सेकंड मौत जो है वो पाकिस्तान में हुई है, लेकिन टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान छठवें नंबर पर है। इसके बाद में इराक में कितना है भैया, इराक में 8.19% है। नाइजीरिया 8वें नंबर पर है। म्यांमार 9वें नंबर पर है। आपको पता होना चाहिए भैया, म्यांमार जो है ना, म्यांमार में अभी के टाइम पर मिलिट्री का शासन चल रहा है। वहां पर जो चुनी हुई राष्ट्रपति थी आंग सान सू की, उनको उनके पद से हटाकर वहां की जो मिलिट्री है उसने कब्जा कर लिया है। 10वें नंबर पर है नाइजर, 8वें नंबर पर है 10वें नंबर पर है नाइजर, 11वें नंबर पर है कैमरून, 12वें नंबर पर है मोजाम्बिक, और 13वें नंबर पर है कौन सा, अपना देश भारत, ठीक है। इसमें जिन मतलब भारत के साथ मैंने एक चीज देखी है, जिन लिस्ट में आगे होना चाहिए उनमें तो पीछे चला जाता है, और जिन लिस्टों में पीछे होना चाहिए उनमें आगे आ जाता है इंडिया, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन है, पता ही नहीं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में मैं कैसे अपने आप आगे आ जाता हूँ, बोलता है ना मूवी में, वैसे ही। इंटरनेशनल पब्लिक सेंट्रल बैंकिंग ने किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने जो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं कौन, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। अब जानते हैं देखिए बेटा डिटेल्स के बारे में। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शक्तिकांत दास को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी, एक महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनी के पतन और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण मुद्रास्फीति के दबाव सहित चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान शक्तिकांत दास के स्थिर नेतृत्व ने उन्हें यह उपलब्धता दिलाई। मतलब पूरे वर्ल्ड में कई सारी घटनाएं हुई, कई सारे क्राइसिस हुए, लेकिन उसके बाद में भी शक्तिकांत दास का जो नेतृत्व था वो बेहतर माना गया, और इसी कारण उनको ये पुरस्कार दिया गया। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, और भारत कोई अपवाद नहीं रहा है भैया। मतलब कोई अपवाद नहीं रहने का मतलब यह है कि कोविड-19 का असर भारत पर भी पड़ा था भैया। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। आरबीआई में शक्तिकांत दास का नेतृत्व आवश्यक सुधारों, नवीन भुगतान प्रणालियों और महामारी के दौरान विकासोन्मुखी योजनाओं को लागू करना था। मतलब जो डेवलपिंग प्लान्स थे भैया, डेवलपमेंट प्लान्स थे, वो लागू किए कोविड-19 के दौर में भी किसने, शक्तिकांत दास ने। इसके बाद में शक्तिकांत दास ने अपने प्रयासों से कुशलतापूर्वक राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना किया। इसके अतिरिक्त यूक्रेन पर रूस आक्रमण के कारण मुद्रास्फीति के दबाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। हालांकि दास के नेतृत्व और विशेषज्ञता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इस संकट से निकलने में मदद प्रदान की। जैसे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर शुरू हुआ था ना बेटा, वैसे ही जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका बहुत असर पड़ा था। वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका बहुत असर पड़ा, और इंडिया पर भी इसका असर पड़ा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम पड़ा। और इस पर यह माना गया है कि भैया इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो किसका है, शक्तिकांत दास का है। ये शक्तिकांत दास है, आप देख सकते हैं आरबीआई के क्या है, गवर्नर हैं, ठीक है। अच्छा, आरबीआई के ही एक पूर्व गवर्नर थे कौन, सीडी देशमुख। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, सीडी देशमुख के नाम पर चर्चगेट रेलवे स्टेशन मुंबई का जो चर्चगेट रेलवे स्टेशन है वो सीडी देशमुख के नाम पर रखने की घोषणा हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले ही। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए बेटा, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं कौन, जी कृष्ण कुमार। हाल ही में जी कृष्ण कुमार नामित किए गए हैं। तो देखिए जी कृष्ण कुमार को हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और सीएमडी नियुक्त किया गया है। यह फैसला केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक रहे कृष्ण कुमार 1987 से बीपीएल से जुड़े थे। वह इस पद पर अप्रैल 2025 तक रहेंगे। यानी कि कब नियुक्ति हुई है, 2023 में नियुक्ति हुई है, और कब तक रहेंगे इस पद पर, अप्रैल 2025 तक रहेंगे इस पद पर।
कृष्ण कुमार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचिपल्ली से एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, और जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से उन्होंने क्या किया है, वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया है, यानी कि एमबीए किया है कौन से, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से। अच्छा, जमनालाल बजाज जो है, जमनालाल बजाज के लिए कौन सी चीज फेमस है भैया, बजाज ग्रुप के संस्थापक हैं जमनालाल बजाज, और गांधी जी इनको अपना क्या बोलते थे, गांधी जी इनको अपना पांचवा पुत्र बोलते थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, लेकिन गांधी जी 5वां बेटा किसको बोलते थे, जमनालाल बजाज को बुलाया करते थे गांधी जी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, वह पहले कंपनी में एक कार्यकारी निदेशक थे और जिन्होंने अरुण कुमार सिंह की जगह ली। ठीक है, पहले क्या थे भैया, पहले कार्यवाहक रूप से बनाए गए थे अध्यक्ष, लेकिन अब परमानेंट कर दिया गया है इनको, और इन्होंने किसका स्थान लिया था, अरुण कुमार सिंह का स्थान लिया था, जो अक्टूबर 2022 में अध्यक्ष के पद से क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं अक्टूबर 2022 में। बीपीसीएल के पहले भारत रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये भी याद रखना, बीपीसीएल को पहले किस नाम से जानते थे, भारत रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से जानते थे, और भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1976 को बर्मा शेल का अधिग्रहण करने के बाद में इसका निर्माण किया गया है। बीपीसीएल कब बना है, 1976 में बना है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन भारत के एक राज्य में स्वामित्व वाली और गैस कंपनी है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, 1976 में ये बीपीसीएल बनी थी, लेकिन इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1952 में हुई थी, किसके नाम से, भारत रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और अरे अगला पेज, अच्छा ये जी कृष्ण कुमार साहब हैं, ये जी कृष्ण कुमार साहब की फोटो भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, उसके लेखक कौन है भैया, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म के जो लेखक हैं वो कौन है, रचना बिस्वत रावत जो है इसकी लेखक हैं। अब जानते हैं देखिए डिटेल्स के बारे में। तो देखिए भैया, पत्रकार और लेखिका रचना बिस्वत रावत ने हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म नाम से एक बुक लिखी है। यह पुस्तक दिवंगत जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वर्ष 2021 में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गई थी, तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। यह पुस्तक लेखक रचना द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेंट की गई है। मतलब ये जो पुस्तक है इसकी एक कॉपी किसको, राजनाथ सिंह जो है भारत के रक्षा मंत्री, उनको भी भेजी गई है। यह जनरल बिपिन रावत की जीवन उपलब्धियों के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में पेश की गई है, और हमारा जो पूरा का पूरी टीम है, पूरा का पूरा परिवार है, वो भी बिपिन रावत जी के जो योगदान है देश के प्रति, उसका हमेशा आभारी रहेगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे लिए इतनी सेवाएं दी। ये जनरल बिपिन रावत जी जो हैं उनके ऊपर लिखी गई जो बुक है उसकी आप फोटो भी देख सकते हैं, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, रचना बिस्वत रावत, और ये जनरल बिपिन रावत की क्या है, फोटो है, आप देख सकते हैं। देश के पहले सीडीएस बने थे, सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए ये लिख भी रही है फुल फॉर्म, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा चलिए अभी बताएंगे आपको, जनरल बिपिन रावत एक भारतीय प्रमुख सैनिक थे जो भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर कार्यरत रहे। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, और भारतीय थल सेना के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। 31 दिसंबर 2016 को भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1 जनवरी 2020 को भारतीय रक्षा प्रमुख का जो पद है इन्होंने ग्रहण किया था, लेकिन 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत की 63 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई। इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था, कहां पर, अन्नामलाई की पहाड़ियों में, साउथ इंडिया में। 1 दिसंबर 2020 को भारत के पहले सीडीएस बने थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। अनिल चौहान अभी के टाइम पर भारत के सीडीएस हैं। सीडीएस जो पद है ना, एक नया पद क्रिएट किया गया है 1 जनवरी 2020 को ही। इसमें क्या है भैया, जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के जो बीच की इकाई होगा ना, वो होगा भैया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए भैया हाल ही में घोषणा हुई है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है
वो भारत के 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, डिटेल्स जानते हैं तो इस क्वेश्चन की देखिए। केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। इस पर सरकार 4400 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ठीक है, किस पर? पीएम मित्र नेशनल टेक्सटाइल पार्क पर, मेगा टेक्सटाइल पार्क पर कितने? 4400 करोड़ रुपए, 4400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 70 करोड़ रुपए का निवेश आ जाएगा, मतलब 70 करोड़ रुपए का निवेश तो बाहर से इसी साल आ जाएगा। और सरकार की इस पहल से 7 राज्यों को कपड़ा उद्योग का हब बनाया जाएगा। ठीक है, कपड़ा हब बनेगा तो क्या होगा भैया? रोजगार भी पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए करीब कितने लोगों को? 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, ऐसा जताया गया है सरकार के द्वारा। 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो क्या होगा भैया? देश में पॉवर्टी का लेवल कम आएगा। पॉवर्टी का लेवल कम आएगा तो देश क्या दिखने लगेगा? डेवलप्ड दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए, अच्छी स्कीम है। सरकार ने इन पार्कों को 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 2027-28 तक पूरे होंगे ये पार्क। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भैया, वन ऑफ माय फेवरेट मिनिस्टर्स, ने पीएम मित्र पार्क का पूरा प्लान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इस प्रोजेक्ट पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी मिलकर काम करेगी, यानी कि 7 जो पार्क स्थापित किए जाएंगे उन पर केंद्र का तो होगा ही, साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी उसमें सहयोग होगा। साथ ही देश को कपड़ा निर्यात में ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा। इसके बाद में कहां पर बनेंगे भैया ये 7 मेगा प्रोजेक्ट पार्क? ये कहां पर बनेंगे? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 7 स्टेटों में बनाए जाएंगे। बड़े बड़े स्टेट हैं सातों की सातों, इन 7 स्टेटों में बनाए जाएंगे भैया टेक्सटाइल पार्क। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है किसमें? टेक्सटाइल के मामले में। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, टेक्सटाइल पार्क में रुई की कताई से लेकर निर्यात तक काम एक जगह से होंगे। इसमें धागे की बुनाई, रंगाई या फिर कपड़े बनाना, कपड़े की छपाई, सिलाई, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट भी शामिल है। यानी कि कुछ भी नहीं करना है, बस कॉटन को लेकर आना है। कॉटन के बाद में कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से सिलाई, सिलाई से रंगाई और रंगाई के बाद मार्केटिंग। ठीक है, और मार्केटिंग के बाद सप्लाई। ये सब कुछ इसी पार्क से किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा इसी पार्क से। राज्य सरकारें कम से कम 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएंगी। ठीक है, ये सब जो 7 स्टेट है ना, ये 7 स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कितनी? 1000 एकड़। ये पार्क कितने एकड़ में बनेगा? कम से कम 1000 एकड़ में बनेगा। इसके अलावा बिजली आपूर्ति, पेयजल, कूड़ा प्रबंधन, सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएंगी। दावा है कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का बेहतरीन उदाहरण बनेगा। इन पार्कों से बिखरे कपड़ों का उद्योग को ताकत मिलेगी। यानी कि इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एम्पावर करने के लिए इस प्लान को शुरू किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सारी बुनियादी सुविधाएं एक जगह से होंगी तो रोजगार बढ़ेगा और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बूम आएगा। कपड़ा उद्योग कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। जो कपड़ा उद्योग है वो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। भारत दुनिया में छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2030 तक $100 अरब के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, याद रखिएगा, कितने का? $100 अरब का 2030 तक। यानी कि भारत को 2030 तक $100 अरब का जो एक्सपोर्ट है वो पर ईयर करना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसी के तहत ये पार्क बनाए जा रहे हैं। 2047 तक भारत को सबसे बड़ा निर्यातक बनाना है। इस जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? साल 2047 तक इंडिया को एक्सपोर्ट के मामले में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बनाना है। ये आप फोटो देख सकते हैं भैया, पीएम मित्र जो योजना है उसके बारे में है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए भैया, आप लोग बताइए इसका आंसर। बहुत इजी सा है भैया। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? बताइए फटाफट से बताइए, इतना देर नहीं है। यार मजाक कर रहे हो क्या? हैं? 22 मार्च विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य पानी के खड़े हो रहे संकट और लोगों के बीच पानी की कमी से होने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो कि बहुत अच्छी चीज है भैया। वाटर जो संकट है, जो जल संकट है, वो वाटर क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। इसी दिन मानव जीवन में जल के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया भर के देशों के बीच में यह एक पहल जो है वो शुरू की गई थी। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है भैया? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। ठीक है। इतिहास क्या कहता है? इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1992 में प्रस्तुत किया गया था। ज्ञात हो कि इसी वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि कहां पड़ता है? रियो डी जेनेरियो पड़ता है ब्राजील में। ठीक है। वहां पर क्या किया गया था? वहां पर पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का क्या आयोजित हुआ था? सम्मेलन आयोजित हुआ था। चलिए, तो देखिए, वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसके बाद प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उसने अपनाया इस प्रस्ताव को और अनाउंस किया, हर साल 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा? विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। बाद में अन्य समारोह और कार्यक्रमों में को इसमें जोड़ा गया। उदाहरण के लिए जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 और सतत विकास हेतु जल संबंधी कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018 से 2028। देखिए, जल संरक्षण, सतत विकास के लिए जल संरक्षण, ये एक पूरा डिकेड घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 से 2028 तक के लिए। ठीक है। महत्व क्या है? इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को जल संबंधित मुद्दों पर अधिक जानकारी प्रदान करने के साथ ही बदलाव के लिए कार्रवाई हेतु प्रेरित करना है। हम सब लोगों ने भी रैलियां निकाली हैं भैया, स्कूल में जल है तो कल है। ठीक है। जबकि जल ग्रह के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है, मीठे पानी की मात्रा केवल 3% है। यानी कि हम लोगों के लिए जो काम का पानी है ना, जो पानी पूरी पृथ्वी को नीला उपग्रह भी कहा जाता है, लेकिन भैया पृथ्वी जो है उसके पूरे पानी का केवल 3% पानी ही प्रयोग में लाए जाने लायक है, जिसमें 2/3 जमा हुआ या दुर्गम और उपयोग के लिए अनुपलब्ध है। जिसमें से भी देखिए, सोचिए आप एक बार, इतनी बड़ी आबादी, उसमें भी 2/3 जो पानी है पूरे वर्ल्ड में, वो भी किस स्थिति में है? वो भी जमा हुआ है या अभी उपलब्ध ही नहीं है, दुर्गम स्थिति में है। ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जल एवं स्वच्छता हेतु किए जाने वाले उपाय गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों डेट याद रखिएगा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 हाल ही में आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक पानी की कमी से सब गंभीर रूप से प्रभावित होने वाला देश होगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है, गंभीर रूप से। ठीक है। आप सब लोगों ने मराठवाड़ा क्षेत्र का तो नाम सुना ही होगा। मराठवाड़ा, लातूर जो क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में, उधर पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि वहां पर पानी की ट्रेनें भेजनी पड़ती हैं सरकार को। तो आप समझ सकते हैं यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, यह देखते हुए कि भारत में पानी की कमी पहले से ही है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे लाखों लोग क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है। तो इस हफ्ते के लिए फिलहाल इतना ही बेटा, मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही नए करंट अफेयर्स के साथ में। और पानी जो है वो आप सबको बचाना है भैया, आपको ही नहीं हमको भी। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जल का क्या करें, संरक्षण करें। क्यों? क्योंकि भावी पीढ़ी जो है, ताकि वह ये कह सके कि हाँ भैया जल है तो सचमुच कल है। ठीक है। अगर जल आज नहीं होगा तो शायद भावी पीढ़ी सर्वाइव भी नहीं कर पाए। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, जल सबको बचाना है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ में, अभी आपसे अलविदा लेता हूं।
मिलेंगे अगली क्लास में नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ में। अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीक के आपको पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्ते और जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.